तो इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, गिव डिफरेंस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हमने पॉइंट्स लिए हैं कुछ 5-5 पॉइंट, ठीक है। तो पहले आप समझना, यहाँ पे दिया है सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन। जैसे हमारे पास कोई सेल है, अब ये जो बाहरी साइड ये दिया है, ये सेल वॉल है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है, ओके। आगे दिया सेल वॉल इज एब्सेंट, एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो ऑलवेज याद रखना, प्लांट सेल के अंदर ही हमेशा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे आपने क्लोरोफिल भी सुना होगा, ऑटोट्रॉफ्स भी सुना होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जो खुद से खाना खुद का बनाते हैं, ठीक है। और एनिमल है वो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इनके अंदर यहाँ पे क्या लिया है, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तीसरी बात की जाए तो यहाँ पे दिया है अपरमानेंट लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। देखो प्लांट सेल होता है ना, उनको खाना ले जाने के लिए, लाने के लिए ना एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो कि जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। बट वैक्यूल आर मैनी स्मॉल एंड टेम्पररी, और यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए होता है एनिमल सेल के अंदर। चौथे पॉइंट की बात करें तो लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल। तो यहाँ पे जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पे दिया है स्मॉलर इन साइज देन प्लांट सेल। तो जो एनिमल सेल है प्लांट सेल के बहुत कंपेरिजन में बहुत छोटी होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ अ प्लांट सेल। देखो ऑलवेज याद रखना कि जो प्लांट सेल होता है ना, उनके साइड में जस्ट ऐसे इस तरीके से समझो, ये पूरा सेल है, सेल के साइड में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। बट अगर हम इसकी एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे दिया है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल। यहाँ पे क्या हो, सेंटर में दिया रहता है एनिमल न्यूक्लियस जानते हैं, जिसे हम सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे पास 5 पॉइंट। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हमारे पास, गिव रीजन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इसको पहले जानते हैं। देखो, द प्लेस वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस। कहने का मतलब है ना कि एक ऐसी सेल जहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा हो, उसे हम पावर हाउस कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर ही है। अब बात करते हैं दूसरा। तो यहाँ पे दिया है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ रिलीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एटीपी। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंदी आपको प्रॉपर बताने की कोशिश करता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर इसलिए कहते हैं, ऊर्जाघर का मतलब होता है पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से जो खाना होता है, जो भोजन होता है ना, उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब है उसका जो पाचन होता है ना, तो उसमें से एटीपी के रूप में ऊर्जा को निकाल लिया जाता है। तो वो जो काम है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन को डीपली समझना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वाई इज लाइजोसोम्स इज नो एज सुसाइडल सैक ऑफ द सेल। मतलब कहने का ये है कि लाइजोसोम्स को सुसाइडल सेल क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। तो तीसरा हमारा आंसर ये है, यहाँ पे दिया है लाइजोसोम्स कंटेन हाइड्रोलेज टाइप एंजाइम। देखो हाइड्रोलेज है ना, ये एक एंजाइम है। सो ये क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स। मतलब जो फूड कंपोनेंट होते हैं, मतलब फूड के जो घटक होते हैं, उसको अच्छी तरीके से पचाने का काम करता है। कौन करता है, हाइड्रोलेज। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया है कि दीज एंजाइम्स कैरी आउट इंटरसेलुलर डाइजेशन, और यही एंजाइम्स है जो अंदर ही अंदर खाने को पचाता रहता है। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है, उसे आप ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा है व्हेन द सेल इज डैमेज्ड और द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल इज डिस्टर्ब ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ द सेल। पहले आप इतना समझने की कोशिश करना कि जैसे समझो कि हमारे पास ये जो लाइजोसोम्स है एक बैग टाइप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जो लाइजोसोम्स है, मतलब उसका जो बैग बोलो या फिर कुछ थैली बोल सकते हैं, तो वो जब गड़बड़ा जाता है ना, वो अच्छी तरीके से एंजाइम्स को संभाल नहीं पाता है। तो क्या होता है कि द एंजाइम्स ऑफ द लाइजोसोम्स आर रिलीज। जितने भी एंजाइम्स उस बैग्स के अंदर होते हैं या फिर लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे उस एंजाइम से लाइजोसोम से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आने की वजह से वो क्या करते हैं, एंड डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। कहने का मतलब ये है कि जो लाइजोसोम्स है उसके अंदर से जितने भी एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, तो वो उसी लाइजोसोम्स को खाने लगते हैं, उसी बैग को खाने लगते हैं, थाली को खाने लगते हैं, जिस वजह से खाते खाते पूरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी वजह से लाइजोसोम्स को डाइजेस्टिव सैक एज
वेल एज सुसाइडल सेल कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि इसीलिए लाइसोसोम्स को एक सुसाइडल सेल भी कहा जाता है, क्योंकि वो अगर एंजाइम्स को अच्छी तरीके से कंटेन नहीं कर पाएगा ना तो उसके एंजाइम्स उसी को खा जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह का सुसाइड करना हो गया। ओके, चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे क्या दिया, व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड गिव एग्जाम्पल। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। देखो, तो इसका आंसर है ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब ये है कि जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं ना, उन्हीं को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल जैसे फंगी, तो फंगी के अंदर है ना 2 से ज़्यादा मतलब है ना सेल्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल के अंदर होते हैं और अदर देन ईस्ट के अंदर भी होते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे दिया गया है नेम द ऑर्गेनल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। हमारे पास देखो 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनके हमें परफेक्ट आंसर लिखने हैं। जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल, तो सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो मैं पहले 5th डालता हूँ और 5th में हमारे पास पहला पॉइंट। देखो, ये जो पावर हाउस वाला ये तो हमने पहले भी अटेंड किया था, अभी शायद दूसरे तीसरे या चौथे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया ओके। दूसरा पॉइंट, दूसरा बोला हमारे पास किचन ऑफ द सेल, तो किचन ऑफ द सेल बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्योंकि वही मतलब खाना बनाने का काम करता है, खाना बनाने का क्लोरोप्लास्ट। ओके, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दिया हमारे पास कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल, तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं वो सेंटर वाला, हाँ न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक ऑफ द सेल, तो ये जो काम है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। मैं इसे लिख देता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, रेटिकुलम। ओके, सो ये हमारे पास 4 आंसर। आई होप आपको सारे के सारे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे दिया स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन एंड पुरकिंजे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो हमें बायोलॉजी की फील्ड में बताना है कि रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे का क्या योगदान रहा। तो यहाँ पे दिया है रॉबर्ट ब्राउन डिस्क्राइब द टिपिकल स्फेरिकल सेल इन अ प्लांट एंड सेल एज द न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे हमारे पास क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा था कि एक कोई सेल है, सेल के अंदर जो क्या बोलते न्यूक्लियस होता है ना, वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब गोल शेप में होता है। ठीक है, एंड पुरकिंजे की बात देखो, ये 2 मार्क्स का है तो इतना तो इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरकिंजे की बात करें तो यहाँ पे लिखा है पुरकिंजे इज द बेस्ट नो फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लार्ज नर्व सेल्स एंड विथ मैनी ब्रांचिंग एक्सटेंशन फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेबेलम ऑफ द ब्रेन। देखो जो पीछे का ब्रेन होता है ना, शायद मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं ऐसे, तो हिंड ब्रेन होता है, वहाँ पे सेरेबेलम होता है। ठीक है, सेरेबेलम की उन्होंने क्या, उसकी जो बड़ी ब्रांच होती थी ना, नर्व सेल, उसको खोज निकाला था। ठीक है, तो यही 2 हमारे पास इसके आंसर है 6 वाले के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7th वाले में। तो यहाँ पे दिया है राइट अ शॉर्ट नोट सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बताना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7वें में, इन अ प्लांट सेल द आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग ऑफ द सेल फेसिंग द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेल वॉल। कहने का मतलब ये है कि जो सेल है, समथिंग मैं बना रहा हूँ ऐसा, ये जो सेल वॉल है ना, तो यहाँ पे जो प्लांट सेल होती है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा कठिन मतलब ठोस होती है। ठीक है, जो कि जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है एंड इज कॉल्ड द सेल वॉल, और उसे सेल वॉल भी कहते हैं। आगे दिए द सेल लैक्स अ सेल वॉल। ठीक है, मजबूत भी होती है एंड कठोर भी होती है। आगे दिया है द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज मटेरियल एंड विच गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेल वॉल है ना, वो किससे बन की होती है, सेलुलोज मटेरियल से। मतलब यहाँ पे क्या दिए, जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का भाई सेलुलोज होता है, सेलुलोज मटेरियल से बनी होती है, जो कि सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 6 और 7 के आंसर। सो आई होप ये वाले आपको प्रॉपर तरीके से आ गए हों। तो बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 के, यहाँ पे दिया गिव डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हमें दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। पॉइंट हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं। यहाँ पे दिया प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ टफ सेल वॉल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसके आजू बाजू की जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, हार्ड होती है, ठीक है। और बाकी अपोजिट हमारे पास यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे क्या है, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब क्या बहुत पतली वॉल होती है, ठीक है, कंपेयर देन प्रोकैरियोटिक की। अब यहाँ पे बोला है हमारे पास इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे दिया है थर्ड पॉइंट, द सेल बियर्स सेवरल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ के ऑर्गेनल होते हैं इनके पास, मतलब अंग बोल सकते हैं, अंग होते हैं गोल्जी अपैरेटस और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में बात करें तो यहाँ पे डीएनए सर्कुलर मोशन में होता है, मतलब गोल टाइप में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डीएनए इज लीनियर मतलब या तो सीधा होगा या थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जांपल में बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया सेल, और यूकैरियोटिक का सेल का एग्जांपल है सेल्स ऑफ मल्टी ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। और ये शायद मेरे ख्याल से सिंगल सेल वाला होगा, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सेल ही होता है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे दिया गया है ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। हमें प्लांट सेल का एक डायग्राम बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, आपको जो ईजी लगे वो बना सकते हो आप, ठीक है। थोड़े बहुत आपको पॉइंट बताने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, जैसे ये देखो ये दिया गया है स्ट्रक्चर, जस्ट इसे वेसिकल्स बोलते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है इसका। फिर ये जो दिया है ना स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो वॉल तैयार हुई इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर ये दिख रहा है ये आपको, ये ग्रीन, तो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर ही होता है, और इसके जो बाहरी वाली लेयर होती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे राइबोसोम्स कहते हैं। और जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं, गोल्जी भी बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स दिखा देने हैं। सो आपका यहाँ पे फिगर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे दिया है गिव डिफरेंस वैक्यूल इन द प्लांट सेल एंड वैक्यूल इन एनिमल सेल। तो हमें क्या करना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब दिया प्लांट सेल आर वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। तो प्लांट सेल है बड़ी होती हैं, ठीक है, तो एनिमल सेल होगी वो छोटी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिया गया है कि जो सेल्स आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल सेल छोटी होती है और प्लांट सेल बड़ी होती है। दूसरा पॉइंट, द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल इज मेनली फिल्ड विथ सेलुलर सब्सटेंस। कहने का मतलब उसमें तरल सब्सटेंस भरा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे दिया एनिमल सेल्स कंटेन फूड सब्सटेंस एज न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल सेल भरा होता है ना, वो सिर्फ फूड सब्सटेंस से भरा होता है, जो कि उसके लिए न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 2 मार्क्स में इसके आंसर। बात करते हैं 11 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। समझते हैं इसे। गिव रीजन, हमें कारण बताना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसे परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला गया है, इसे समझते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये बोला है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ओके, जो कि सब्सटेंस को बताती है, मतलब या फिर बोल सकते हैं कि सब्सटेंस को परमिशन देती है कि उसे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और कौन से सब्सटेंस को बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना परमिशन देने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसीलिए इसे सेलेक्टिव बोला गया। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर लिखा है सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से अलग रखती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट अलाउ सम सब्सटेंस टू एंटर द सेल एज वेल एज लीव द सेल। तो ये जो मतलब सेल मेम्ब्रेन है उसके मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी, ठीक है, उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस आ सकता है, कब जा सकता है, वो सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं 3rd पॉइंट की। यहाँ पे बोला है इनहेबिट्स द मोबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंस। देखो यहाँ पे सम सब्सटेंस इसलिए बोला गया है, देखो हर सब्सटेंस को कोई भी परमिशन नहीं मिलती है, सिर्फ परमिशन देते तो सेल मेम्ब्रेन देता है, जैसे किस सब्सटेंस को अंदर जाना चाहिए और किस सब्सटेंस को अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मोबिलिटी लिया गया है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो हैंस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव
परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से ये जो मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा गया है, बिकॉज क्या है, ये खुद सेलेक्ट करती है किसे अंदर जाना चाहिए और किसे नहीं जाना चाहिए। ओके, सो आई होप ये 11 वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो।